कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच में कैंपस करेक्ट में आपका हमराज आरजे अभिनव। किताब चल रही है आप सभी लोगों के लिए अच्छा बोलने की कला बाय डेल कार्नेगी और लेकर आया हूँ आज भाग 7 यानी कि पार्ट 7 सुर बदलने की दक्षता। गांव की उन घंटियों की धुन कितनी मधुर है, एक अंतराल के बाद सुनाई पड़ती है। आवाज़ का उतार चढ़ाव बेहद मधुर है, अभी धीमा स्वर, फिर तेज़ी से बजना और तेज़ी से बजना, गुंजायमान बेहद साफ जैसे झोंका आ रहा हो, एक साधारण सी शक्ति से जर्रे जर्रे में समा रही है, वहाँ जहाँ याददाश्त गहरी नींद सो रही है। विलियम कॉपर, द टास्क। ये उनका एक कोट है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस लय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि लेखक ने बातचीत के दौरान सुर बदलने के सिद्धांत को महत्व दिया है और बड़े भावनात्मक तरीके से ज्ञान का दर्शन प्रस्तुत किया है। ये कितना सच प्रतीत होता है कि शब्दों के मुकाबले सुर में उतार चढ़ाव से कथन के भाव को ज़्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। सुर में उतार चढ़ाव की मामूली प्रतिभा से भाषा का प्रस्तुतिकरण कई गुना प्रभावी हो जाता है और सुर के उतार चढ़ाव की इसी कला को विभक्ति कहते हैं। शब्द के अंतर्गत सुर में बदलाव की कला और ज़्यादा अहम है। मुहावरों के मुकाबले इस कला का उपयोग शब्द के बीच करना बेहद महीन काम है। शब्द बिखरी ईंटों के समान होते हैं, लेकिन सुर बदलने की कला के द्वारा इन ईंट समान शब्दों से रास्ता, गोदाम या गिरजाघर तैयार किया जा सकता है। सुर बदलने की कला शब्दों को नया अर्थ प्रदान करती है। इसी आधार पर एक पुरानी कहावत की रचना की गई है। क्या कहा गया है ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे कहा गया है ये महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर की रचनाओं पर टिप्पणी करने वाली शख्सियत श्रीमती जेमसन ने सुर बदलने से संबंधित एक तीक्ष्ण उदाहरण दिया है। लेडी मैकबेथ के जैसा दिखने के लिए श्रीमती सिंडोस ने हम नाकाम रहे भाव को 3 अलग अलग भाव से पेश किया। सर्वप्रथम तिरस्कारपूर्ण प्रश्न के तौर पर हम नाकाम रहे, इसके बाद अचरज जताते हुए हम नाकाम रहे, आश्चर्य को दर्शाने के लहजे के साथ हम पर विशेष जोर देते हुए हम नाकाम रहे, अंत में परिणाम को पुख्ता करने की मंशा से वो सहमत होते हुए जो मेरे ख्याल से सबसे सटीक भाव था, हम नाकाम रहे। एक सामान्य अंतराल में स्वर को धीमा, गहरा और गंभीर करते हुए, जैसे उसने मामले का निपटारा करते हुए कुछ इस तरह कहा हो, यदि हम नाकाम रहे तो क्यों रहे, अब सब खत्म हो गया है। विदेशी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता का एहसास प्रशिक्षण के आखिरी दौर में होता है। स्वाभाविकता दर्शाने के लिए सुर में बदलाव की कला का उपयोग आवश्यक होता है। सुर बदलने की कला के अभाव में एक रूपता झलकने लगती है। सुर बदलने की कला में सुर चढ़ाने और गिराने का अभ्यास किया जाता है। सुर से संबंधित प्रतिभा असाधारण होती है। सुर के बीच पैदा किया महीन अंतर का प्रभाव बेहद व्यापक होता है। सुर बदलने की कला के द्वारा विभिन्न सुरों को जन्म दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए तेजी से सुर को चढ़ाना, लंबे अंतराल तक सुर को खींचना, सपाट सुर, लंबे अंतराल तक गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने वाला सुर, तेजी से चढ़ने गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने चढ़ने वाला सुर, हिचकिचाहट। दरअसल सुर में विभिन्नता की कोई सीमा नहीं है। इन उदाहरणों के द्वारा सुर में बदलाव के सामान्य सिद्धांत यानी सुर में उतार चढ़ाव के माध्यम से होने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। अलग अलग विचार और भावनाओं को व्यक्त करने वाले विभिन्न सुरों को सूचीबद्ध करना नामुमकिन है। इस कला के प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री का उल्लेख किया गया है। अभ्यास सुर में बदलाव की कला पर पकड़ बनाने का सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए साधारण वाक्य कोई ले लीजिए, ओह ये एकदम ठीक है। ध्यान दीजिए कि कैसे सुर बदलने के जरिए फीकी सराहना, विनम्र संदेह और विचारों की अनिश्चितता को व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए कि कैसे समान भाव को दर्शाने में गिरता हुआ सुर निश्चय, अच्छे आचरण के साथ सहमति, उत्साहपूर्ण सराहना आदि को प्रदर्शित करता है। साधारण तौर पर ऊंचे सुर से शंका और अनिश्चितता का भाव पैदा होता है, जबकि गिरते हुए स्वर से निश्चितता का बोध होता है। छात्र ये साबित करने के लिए उनका भाषण कुछ खास बुरा नहीं था, ऊंचे सुर का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत नीचे स्वर में भाव व्यक्त करने वाले छात्रों को कथन की सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति को अलविदा कहने की कल्पना करें जिसे आप कल दोबारा मिलने वाले हैं, फिर उस मित्र को जिससे मिलने की संभावना बेहद कम है। इन दोनों भावों में सुर के बदलाव का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। चाय पर किसी कम पहचान की महिला से अलविदा कहते समय आपके साथ बिताया गया समय बेहद सुखद था का भाव और प्रेमिका के साथ बिताया गया समय के इस बात के भाव का प्रस्तुतिकरण समान नहीं होता। दोनों स्थितियों में सुर में बदलाव के अंतर को महसूस किया जा सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सुर में बदलाव की प्रक्रिया बेहद अप्रत्याशित होती है। एक एक शब्द के बीच बेहद महीन बदलाव भाषण के दौरान सुर में तेज और बेहद धीमे बदलाव से इस कला को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
हालांकि ये भी नहीं नकारा जा सकता कि कभी कभी सुर में तेज और धीमे बदलाव की भी आवश्यकता होती है, पर जाहिर तौर पर यह सिद्धांत विशेष परिस्थिति में ही कारगर सिद्ध होता है। निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण दिए गए संकेतों के आधार पर कीजिए। और फिर भी मैंने जो कहा स्पष्ट कहा, और फिर भी मैंने जो कहा स्पष्ट कहा। अब इस वाक्य को विभिन्न मतलब निकालने के नजरिए से महत्वपूर्ण शब्दों के स्वर बदलने की कोशिश कीजिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि मैंने किया, सुर को केवल 2 शब्दों के लिए बदलने की सलाह दी गई, लेकिन हकीकत में अलग अलग शब्दों के स्वरों को बदलकर वाक्य के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि शब्दों के उच्चारण में सुर का बदलाव आवश्यकता से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। सुर में जरूरत से ज्यादा बदलाव भाषा को बनावटी बना देता है। ऐसा लगता है जैसे एक परिपक्व गृहिणी चुलबुली अदाएं दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये स्वाभाविक भाव और बिना इरादे किए गए मजाक के बीच एक महीन पर्दे के समान है। अपने सुर का स्वयं विश्लेषण कीजिए। उदाहरण के तौर पर ओह नहीं या फिर ओह मैं समझा, और वास्तव में जैसे भावों को सुर के बदलाव के जरिए अलग अलग मतलब देने की कोशिश कीजिए और धैर्यपूर्वक इसकी समीक्षा कीजिए। नियमों की ये पुस्तक के मुकाबले अभ्यास को विषय से ज़्यादा गहराई से समझने में मदद करेगा। इसके अलावा अंतर्मन की आवाज़ पहचानना भी महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषण शैली में एकाग्रता। भाग 8। सिर के ऊपर आगे पीछे की ओर हाथ फेरें और साथ ही अपने सीने को थपथपाएं। तालमेल का सही अभ्यास होने तक ये क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी जरूर महसूस होगी। एक ही समय पर 2 या 2 से 3 काम करने की विद्या सीखने के लिए 2 विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने 2 विचारों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे 2 विचारों के बीच बेहद समानता होती है। लिहाजा हमें लगता है कि ये एक ही समय में होने वाली क्रिया रही होगी। इस दावे की सत्यता की मनोवैज्ञानिक वजह जो भी हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिमाग दूसरे विचार तक पहुंचते वक्त पहले विचार को छोड़ देता है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अधिकतर वक्ता एक विचार व्यक्त करते समय अगले विचार को सोचने की बहुत आम लेकिन हानिकारक गलती करते हैं और इस तरह की एकाग्रता भंग हो जाती है। परिणामस्वरूप वाक्य की शुरुआत तो बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन अंत बेहद फीका हो जाता है। पहले से तैयार किए गए लिखित भाषण में ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अंत में ही बल देने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन बल देने योग्य शब्द के लिए प्रभावशाली प्रस्तुति की भी आवश्यकता होती है। एकाग्रता के अभाव में यह प्रभाव फीका पड़ जाता है। लिहाजा मौजूदा वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। याद रहे कि दर्शकों का दिमाग वक्ता के दिमाग का बहुत ध्यानपूर्वक अनुकरण करता है। यदि भाषण के दौरान एकाग्रता को मौजूदा वाक्य की जगह हम अगले वाक्य पर केंद्रित कर दें तो दर्शकों का दिमाग भी भटक जाता है। हालांकि दर्शकों में यह भटकाव सोचा समझा नहीं होता, लेकिन निसंदेह ऐसे मौक़ों पर मौजूद वाक्य का महत्व दर्शकों के लिए कम हो जाता है। वक्ताओं और कलाकारों के लिए विचारों का भटकाव बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। निसंदेह भाषण के बीच स्वाभाविक विराम के दौरान अगले वाक्य के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन एक वाक्य बोलते समय दूसरे वाक्य के बारे में सोचना कितना हानिकारक होता है। किसी गहन विचार को एकाग्रता के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निसंदेह एकाग्र व्यक्ति विचारों के भाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है। भाषण की तैयारी के समय वक्ता विचार और भावना को केंद्रित करता है। स्वाभाविक विराम के दौरान अभ्यस्त वक्ता आगामी विचारों पर ध्यान देते हुए प्रभावशाली प्रस्तुति की तैयारी करता है। लेकिन भाषण के दौरान केवल बोलें, पूर्वानुमान ना करें। एकाग्रता के साथ शक्तियों को भी बांटें। उदाहरण के लिए इस बात पर ध्यान दें, आपने क्या पढ़ा मेरे स्वामी? हेमलेट ने जवाब दिया, शब्द शब्द शब्द। ये एक प्राचीन समस्या है। शब्दों का सपाट उच्चारण भाव पैदा नहीं करता, लेकिन शब्दों को खींचने से भाव व्यक्त हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रटा हुआ भाषण कितना खोखला महसूस होता है? क्या आपने कभी एक लय और तेज स्वर में दोषारोपण करने वाले अप्रभावी कलाकार, वकील, उपदेशक को सुना है? ऐसे लोग मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं। पेशेवर लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि महत्वपूर्ण भाव को सपाट तरीके से व्यक्त करने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। लिहाजा महत्वपूर्ण भाव को दृढ़ता से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसी प्रस्तुति वक्ता और दर्शक दोनों के लिए कष्टदायी होती है। इस लिहाज से तोते को भी वाक्पटु माना जा सकता है। शेक्सपियर ने बड़े सटीक उदाहरण के साथ समझाया है कि मेरे शब्द ऊपर उड़ते हैं, विचार सतह पर रहते हैं। बिना सोचे बोले गए शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचते। निपुण वक्ता होने के नाते शब्दों को बार बार नया जन्म देना चाहिए। इस प्रकार भाषण से एक रूपता के बादल छट जाते हैं। शब्दों के पीछे छिपे हुए स्वाभाविक, हार्दिक, ताज़ा और सहज विचार भाषण की प्रस्तुति को जीवन बना देते हैं। शब्द अभिव्यक्ति का परिणाम होते हैं। कारण को प्रोत्साहित किए बिना परिणाम तक नहीं पहुंचना चाहिए।
क्या आप जानते हैं कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है? क्या आपने विभिन्न शब्दों के और दार्शनिक अर्थों पर ध्यान दिया है? गौर करें कि किस प्रकार एक कांच का टुकड़ा सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा को केंद्रित करता है। कठोर सत्य है कि एकाग्र न हो सकने वाले व्यक्ति में या तो इच्छा शक्ति की कमी होती है, या वो घबराहट की बीमारी से ग्रसित होता है, या फिर उसे इच्छा शक्ति के महत्व की जानकारी नहीं होती है। हर व्यक्ति में वातावरण की बाकी घटनाओं से ध्यान हटाकर खुद को एकाग्र करने की शक्ति होती है। शरीर के किसी हिस्से में होने वाली पीड़ा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। टेनिस के खेल में प्रहार पर ध्यान दीजिए, प्रदर्शन में खुद ब खुद निखार आ जाता है। एकाग्रता का अर्थ है किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी चीज़ों पर से ध्यान हटाना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। इस कमी पर सबसे पहले ध्यान दें, कमी को सुधारने की भरपूर कोशिश करें, निश्चित रूप से समाधान निकल आएगा। आत्मशक्ति से संबंधित अध्याय को ध्यान से पढ़ें, इच्छा और अभ्यास के द्वारा इच्छा शक्ति को विकसित करें, हर कीमत पर ध्यान लगाएं, निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। ये था आज का कैंपस कनेक्ट। थैंक यू सो मच।